हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी सिविल केस वगैरह दायर हो जाता है तो आप लोग एक आवेदन वहाँ पे पेश करने के बाद उस केस को वहीं पर से डिसमिस करा सकते हैं बिना ट्रायल चले। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोविजन की बात करेंगे, साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो कि 12 नवंबर 2023 अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे क्या है प्रोविजन। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो है ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में, जिसमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन को अगर आपके प्लेंट में या आपके केस में अगर मीट करता है तो उस कंडीशन में आप इसका जो ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन है उसको आप लोग न्यायालय में पेश करने के बाद केस को खत्म करा सकते हैं। ये जो हम लोग का रूल बताने वाला हूँ ये हमारा सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड पूरा इंडिया में हर जगह लागू है, इसीलिए पूरे इंडिया में हर जगह ये वैलिड रहेगा। तो इसको आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को कोई भी फॉरेंसिक या फिर लीगल रिलेटेड अगर एडवाइस चाहिए या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर से आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मेरे थ्रू बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे जो शुरू करेंगे यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में, जिसमें कंडीशन दिया हुआ है 5-6 कंडीशन है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें का कंडीशन है जहां वाद का हेतु प्रकट न करता हो, मतलब जो भी न्यायालय में कोई भी आपके खिलाफ आवेदन वहां पे पेश किया है उसमें वो कॉज ऑफ एक्शन वहां पे जो है उसके बारे में वहां पे वर्णन नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में जो है आप वहां पर से अपने प्लेंट को आपके खिलाफ जो वहां पे लगाया गया है उसको वहां पर खारिज करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वाद का हेतु या कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जब कभी भी कोई भी न्यायालय में केस वहाँ पे दर्ज होता है तो वो क्यों कर रहा है उसका वहाँ पे कारण बताना जरूरी है कि क्यों कब से वो उनको कारण उत्पन्न हुआ, क्यों वहाँ पे कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपके द्वारा कोई भी एक किराएदार है, आपने किराएदार का किराया वहाँ पर से खत्म हो गया है, मतलब जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया है। आपने उनको किराए से जो मकान है उसको खाली करने के लिए आपने उनको एक नोटिस दिया और नोटिस का देने के लिए उसमें जो टाइम पीरियड था 15 दिन का आपने वहाँ पे टाइम दे दिया। अब 15 दिन के बाद ही आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। 15 दिन के बाद अगर वह उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है उस जगह को, तब वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो उस चीज़ को आपको वहाँ पे दिखाना है कि इनके द्वारा मेरे द्वारा इतना तारीख को नोटिस दिया गया, उतना तारीख के बाद उनके द्वारा प्रॉपर्टी में से कब्जा खाली नहीं किया गया, तब से एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो इस तरीके से आपको वहां पे कॉज ऑफ एक्शन बताना जरूरी है। दूसरा है यहाँ पे जहां वादकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, मतलब वहां पे जो उसका वैल्यूएशन है, जहां पे आपने प्रॉपर्टी का या किसी का रिकवरी सूट लगाया हो या कोई भी प्रकार का वहां पे सिविल सूट वहां पे दायर किया हो, तो जब भी आप लोग सिविल सूट दायर करते हैं तो उसका जो है वैल्यूएशन आपको वहां पे दिखाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे स्टाम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। तो जब भी आपका जो है स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए आपका उसका जो वैल्यूएशन है उसको अगर आप लोगों ने वहाँ पे कम दिखाया हुआ है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज 2 का वहाँ पे जो है आवेदन पेश करके आप उसको वहाँ पर से केस को डिसमिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आपके वहाँ पे जो है वैल्यूएशन तो सही दिखाया है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो है वहाँ पे उनके द्वारा कम पे किया गया है, तो उस कंडीशन में भी आप वहाँ पर से उस प्लेंट को जो आपके खिलाफ है उसको वहाँ पर से निरस्त करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे है कि न्यायालय इसके लिए थोड़ा टाइम देती है सामने वाले को कि अगर आपके द्वारा कोई भी वहाँ पर या तो आप स्टाम्प ड्यूटी वहाँ पे कम पे किए हों या वैल्यूएशन कम किए हो तो उसको सुधारने के लिए आपको टाइम देती है। अगर उसके बाद भी अगर आपके द्वारा वहाँ पे सुधारा नहीं जाता है उस कंडीशन में जो है आपके द्वारा वहाँ पे प्लेंट को वहाँ पर से निरस्त कर दिया जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे है जहाँ वाद पत्र में यह कथन प्रतीत होता है कि यह वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, मतलब किसी और विधि द्वारा यह वर्जित है, उस कंडीशन में आपका वहां पर से प्लेंट है उसको निरस्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर कोई भी आपके पास कोई सिविल सूट वहां पे दायर करता है पोजीशन के लिए, मतलब वहां पे अपने कब्जे के लिए वहां पर से सिविल सूट दायर करता है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी पे वहां पे राइट है, लेकिन वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 12 साल के ऊपर हो गया, तो यहाँ पे जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है 1963 उसके सेक्शन 65 में दिया हुआ है कि अगर 12 साल से ऊपर अगर वो वहां पे कब्जे में नहीं जाता है या उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता है तो उस कंडीशन में जो है वो उसका मालिक हो जाएगा, वहां पे एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा के आधार पे वहां पे उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 12 साल के बाद यहाँ पे इस में वर्जित है कि वो वहां पे उसको केस को कर सकता है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके का कोई भी अगर केस करते हैं जो कि दूसरे कानून में वो वर्जित है, उस कंडीशन में वहां पर से उनका केस वहां पर से डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जहां पे 2 प्रतियों में फाइल जमा ना किया गया हो, यानी जो है न्यायालय में जब भी कोई वहां पे प्लेंट जमा किया गया हो तो वो 2 कॉपी में ना किया गया हो, उस कंडीशन में भी वहां पर से आप निरस्त करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक चीज और जो देखते हैं सेक्शन 11 के बारे में, जिसको यहाँ पे दिया हुआ है रेस जुडिकाटा बोलते हैं। ठीक है, रेस जुडिकाटा, इसका हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व न्याय। उस कंडीशन में भी आपका जो है वहां पर से प्लेंट को निरस्त कराया जा सकता है। उसमें क्या होता है, रेस जुडिकाटा या पूर्व न्याय, कोई भी जो आपके केस किया गया है वो ऑलरेडी कभी उसको उसी कंडीशन में, मतलब जिसका वहां पे न्यायालय में पेश किया गया उसमें ऑलरेडी फैसला हो चुका है पूर्व में, तो उस कंडीशन में आप वहां पर से निरस्त करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक पार्टीशन का सूट ऑलरेडी लगाया और वहां पर से उनको पार्टीशन वहां पर से जो बंटवारा वहां पे नहीं मिला, न्यायालय के द्वारा उनको देखा गया कि वो बंटवारा उनको मिलने के लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में उनको बंटवारा नहीं मिला, फिर वहां पर से जो है वहां पर फिर प्लेंट को निरस्त कर वहां पर से जो केस उसको खत्म कर दिया जाता है, आदेश कर दिया जाता है फाइनल, है ना। उसके बाद से अब दूसरे कोर्ट में जाके दूसरे एडवोकेट से मिलकर फिर दोबारा उसी केस को उसी प्लॉट में वो लोग अपना बंटवारा के लिए पार्टीशन सूट फिर से दायर करेंगे, तो उस कंडीशन में वो वहां पर से निरस्त करने का है, जिसको कि सेक्शन 11 के तहत आप लोग सीपीसी के तहत वहां पर से निरस्त के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ जिसको बताया 12/9/2023 को, जिसका नाम है केशव सूद बनाम कृति प्रदीप सूद एंड अदर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके द्वारा क्या हुआ, जो केशव सूद है उनके द्वारा जो है सबसे पहले इनके द्वारा कृति प्रदीप सूद के द्वारा एक प्लांट दायर किया गया था, जिसमें केशव सूद के द्वारा वहां पर क्या किया गया, एक आवेदन ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज 4 का, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो विधि द्वारा वर्जित है, अन्य विधि द्वारा वर्जित है, उसके अंतर्गत लगाया और साथ ही उसी में ऐड कर दिया गया जो है रेस जुडिकाटा यानी पूर्व न्याय का सिद्धांत को। अब यहाँ पे जो है जो लोअर कोर्ट के द्वारा उसको वहां पर से निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी उस चीज को निरस्त कर दिया, फिर उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पूरा देखा और उनके आवेदन को क्यों निरस्त किया गया उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि वहां पे उनके द्वारा 17 ऑर्डर 7 रूल 11 का जो उनके द्वारा जो पेश किया गया था उसको निरस्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके साथ ही जो है पूर्व न्याय का सिद्धांत को उसी में ऐड कर दिया गया था। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब भी आप कोई भी केस में जब इस तरीके का आवेदन लगाते हैं तो जब भी आप लगाएं तो 17 जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जब आप वहां पे लगाएंगे तो ये आपको जब भी लगाएंगे तो इसमें आपको कोई भी अलग से एविडेंस वगैरह नहीं देखा जाएगा, ना कोई आपको रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको देखा जाएगा। उसमें सिर्फ जो प्लांट में जो दिया हुआ है उसी के कंडीशन को वहां पे अगर मीट करता है तभी वहां पर से निरस्त होगा, अदर अलग कोई भी एविडेंस वगैरह इसमें प्रस्तुत करने का नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो रेस जुडिकाटा है या पूर्व न्याय है उसमें आपको डिसीजन करने के लिए उसमें जो है पूर्व में जो केस चला हुआ है उसका डिटेल वगैरह लगेगा, क्या उसमें जो इशू अभी क्रिएट किया गया वही इशू उसमें भी था उसको देखना पड़ेगा। अब पहले अगर डिसीजन हुआ तो क्या डिसीजन हुआ है उसको देखना पड़ेगा। जो प्लेंटिफ है जो या तो डिफेंडेंट है दोनों सेम ही हैं या अलग अलग हैं उसको वहां पे देखना पड़ेगा। ये सब को वहां पे देखने के लिए इसमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उसको ऐड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो लगाएंगे इसको आपको सेपरेट लगाना पड़ेगा, आप उसके साथ उसको मर्ज नहीं कर सकते, इसीलिए इसके आधार पे वहाँ पे उनका जो है प्लांट को वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का आपके में कोई भी केसेस में अगर ये सब कंडीशन अगर मीट करता है तो उस कंडीशन में आप इस आवेदन को लगा के आप वहाँ पर से अपने खिलाफ जो भी सिविल सूट है उसको आप निरस्त करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट आगे मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।